नॉर्मल सोशल लाइफ में एक वाइडली एक्सेप्टेड बिलीफ है और वो बिलीफ है रियल टेस्ट हैपन्स व्हेन थिंग्स आर बैड। सीधे साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि अच्छे समय में सारे आपके दोस्त होते हैं, दोस्तों की पहचान हमेशा बुरे समय में ही होती है। और यदि इस बिलीफ को हम ट्रांसलेट करें इन्वेस्टमेंट एरिना में तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की पहचान हमेशा बुरे दौर में होती है। अच्छे दौर में तो सारे इन्वेस्टमेंट 2 साल में 2 गुना, 5 साल में 3 गुना हो जाते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो हम टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा इन्वेस्टमेंट सही था या सही नहीं था। इस बात को यदि हम पिछले एक सप्ताह के स्टॉक मार्केट के मूवमेंट पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि पिछले एक सप्ताह में स्टॉक मार्केट में काफी उथल पुथल हुई। उथल पुथल कहना बहुत उचित नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि इसमें काफी डाउनफॉल हुए और ये डाउनफॉल स्टॉक मार्केट में करीब 3% के आसपास हुए। यदि इसको हम म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम देखेंगे कि लार्ज कैप में ये डाउनफॉल -2.56% था, मिड कैप में ये 5.58% का डाउनफॉल था और स्मॉल कैप में ये डाउनफॉल 8.24% था। यदि इसको और कुछ सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि इन तीनों सेगमेंट में एक सप्ताह पहले आपके कॉर्पस 1 लाख रुपए थे तो आज के दिन में लार्ज कैप में ये अमाउंट 97,440 रुपये हो गए होंगे, मिड कैप में 94,420 रुपये हो गए होंगे और स्मॉल कैप में ये 91,760 रुपये होंगे। हालांकि आपका यदि इन तीनों सेगमेंट में से किसी एक पार्टिकुलर सेगमेंट में के पार्टिकुलर स्कीम में कोई इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है कि आपका ये डाउनफॉल इससे कम या इससे अधिक हुआ हो। ये हमने एवरेज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पिछले एक सप्ताह का जो डाउनफॉल हुआ उसके हिसाब से हमने एवरेज निकाला हुआ है। और इस अनसर्टेनिटी के दौर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की जो 27 साल से अधिक पुराना है और उस फंड को हम टेस्टिफाई करेंगे कई पैरामीटर्स पे और देखेंगे कि क्या इस म्यूचुअल फंड स्कीम में हम इन्वेस्ट करके चैन की नींद सो सकते हैं। और उस म्यूचुअल फंड के स्कीम का नाम है HDFC टॉप 100 ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ग्रोथ ऑप्शंस के बेसिस पे हमने इस फंड को एनालिसिस किया इस फंड का, और इस फंड को एनालिसिस करेंगे हम कई पैरामीटर्स पे। और सबसे पहला पैरामीटर है, इसमें बेसिक डिटेल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे रिटर्न में। रिटर्न में कई तरह के रिटर्न की बातें करेंगे, वो होगा ट्रेलिंग रिटर्न, एनुअल रिटर्न, रोलिंग रिटर्न और एसआईपी रिटर्न। साथ में लमसम रिटर्न की भी बातें करेंगे और उसके बाद बात करें इनके रिस्क पैरामीटर्स की, और रिस्क पैरामीटर्स के बाद हम बात करेंगे इसके पोर्टफोलियो की। और इस बेसिस पे हम देखेंगे इस फंड में क्या हम इन्वेस्ट करके चैन की नींद सो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक डिटेल की। बेसिक डिटेल में हम देखते हैं कि इस फंड का टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 1.66% है, जो हालांकि ये दिख कम रहा है लेकिन लार्ज कैप के हिसाब से ये एक्सपेंसेस रेशियो कम नहीं है। इनका एनएफओ लॉन्च हुआ था अक्टूबर 1996 में, जो 27 साल से अधिक हो गए। एग्जिट लोड इसमें 1% है यदि आप 1 साल के अंदर यूनिट्स रिडीम करेंगे। और आज के दिन में इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 31,653 करोड़ है, जो अच्छा खासा है। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब आज इन्वेस्ट करके आप पैसे कल रिडीम कर सकते हैं, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए है और इनका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 100 TRI है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ बातें इसमें अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, कुछ बातें अच्छी नहीं लगी हो तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम DM झा है। अब बात करेंगे इनके रिटर्न की। रिटर्न में हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रेलिंग रिटर्न की, उसके बाद बात करेंगे एसआईपी और लमसम के बारे में। ट्रेलिंग रिटर्न हमने 6 महीने से लेकर 27 साल 5 महीने तक का लिया हुआ है, यानी एनएफओ लॉन्च करने से लेके आज तक कई इंटरवल में ये 6 महीने में हम देखते हैं ट्रेलिंग रिटर्न
17.75% है, एक साल में 38.84% है, 3 साल में ये CAGR 19.11% है, 5 ईयर्स का CAGR 15.84% है, 10 ईयर्स का CAGR 15.61% है, 15 ईयर्स का CAGR 18.10% है, 20 साल का ये 17.47% है और 27 साल यानी यदि NFO जब लॉन्च किए होते उस टाइम यदि आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन में CAGR आपको 18.32% का होता। हालांकि ये CAGR से हो सकता है आपको समझ में आया हो कि 18.32% अच्छा है, बुरा है, या 5 साल का CAGR या 3 साल का CAGR 19.11% है, अच्छा है कि बुरा है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं कि यदि आप 1000 रुपए, सबसे पहले हम SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये बात करना चाहता हूं और देखता हूं यदि आपने 10 साल पहले 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से SIP की होती तो आज के दिन में टोटल 1,20,000 रुपए आपके इन्वेस्टेड हुए होते और आज के दिन में यह कॉर्पस करीब 2,69,000 के आसपास होती। यही अवधि यदि 15 साल होती तो टोटल इन्वेस्टेड रकम 1,80,000 रुपए आपकी होती और आज के दिन में ये कॉर्पस आपका करीब 5,91,000 के आसपास होता। यदि 20 साल पहले आपने 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से SIP की होती तो आज के दिन में टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 2,40,000 रुपए होता और SIP का कॉर्पस आज के दिन में 13,99,000 यानी 14 लाख के आसपास हो गया होता। और यदि NFO अक्टूबर 2096 से आपने 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से SIP की होती तो टोटल इन्वेस्टमेंट आज के दिन में 3,29,000 होते और उसका कॉर्पस बढ़ के ये 72,65,000 रुपए हो जाते। अब इससे यदि कंपेयर करें कि आपने 1,000 रुपए जमा किए होते हर महीने पिछले 27 साल 28 साल के आसपास तो ये रकम आज 72,65,000 रुपए हो जाती है और एकदम आज के दिन में 72,65,000 का एक मतलब होता है। हालांकि 1,000 रुपए 27 साल पहले काफी कम नहीं हुआ करते थे, लेकिन उतनी अधिक भी रकम नहीं थी कि आप 1,000 रुपए आप इन्वेस्ट ना कर सके। यही बातें यदि हम लमसम के हिसाब से देखें कि आपने यदि 10 साल पहले 10,000 रुपए जमा किए होते तो आज के दिन में वो रकम 44,700 रुपए हो जाती। वही 10,000 रुपए यदि आप 15 साल पहले जमा किए होते ये 1,21,500 रुपए होती। 20 साल पहले जमा की होती ये 2,57,600 रुपए होती और NFO के टाइम में यदि आपने 10,000 रुपए जमा किए होते तो आज वो रकम 10,34,000 के आसपास हो जाती। तो अब यदि ट्रेलिंग रिटर्न को हम इस CAGR के हिसाब से जो हमें बहुत ठीक ढंग से समझ में नहीं आ रहा था, इसको हमने SIP और लमसम के फॉर्म में यदि सिंप्लीफाई किया तो अब हमें समझ में आ रहा है, कुछ लग रहा है कि ये फंड यदि हिस्टोरिकल रिटर्न को ये रिपीट करता है तो आगे 10-20 साल में कैसा परफॉर्म कर सकता है। अब दूसरे तरह का रिटर्न एनुअल रिटर्न और रोलिंग रिटर्न की बातें करते हैं। तो एनुअल रिटर्न में हम देखते हैं, हमने यहां पिछले 11 साल का डेटा लिया हुआ है, 2014 से लेकर 2024 तक का डेटा, और हम देखते हैं कि 2014 से 2024 तक में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। एनुअल 2014 में ये 47.37% था, 2015 में -5.48% था, 2016 में 9.30% था, 17 में ये 32.92% था, 18 में ये 0.91% था, 19 में ये 8.3% था, 20 में ये 6.53% था, 2021 में इनका परफॉर्मेंस 29.28% था, 2022 में ये 11.27% हो गया, 2023 में ये 30.78% था, 2022 में यानी आज तक का इसका परफॉर्मेंस 3.09% था। अब यदि पिछले 11 साल में यदि हम देखते हैं तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसका पिछले 11 साल में 2014 में था, जबकि 47.37% इन्होंने इनका रिटर्न था, और सबसे कम माइनस में था 2015 में, जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर में, जबकि इन्होंने नेगेटिव ग्रोथ 5.48% का दिया था। यदि हम 2-3 साल का यदि छोड़ दें, फॉर एग्जांपल 2015, 2018, इन दोनों साल को यदि छोड़ दें तो हमें लगता है कि सबसे कम इन्होंने हालांकि 2015 में दिया था, लेकिन इन दोनों को छोड़ने के बाद हमें लगता है कि सबसे कम इन्होंने 2020 में 6.53% का दिया था। और ओवरऑल यदि आप देखें एक साथ पूरे 11 महीने का, जनाब कोई भी फंड कोई भी स्कीम्स ऐसी नहीं है जो हमेशा
आपको अपवर्ड मूवमेंट ही देता रहे, डाउनवर्ड मूवमेंट भी होता है। लेकिन इस 11 साल में हम देखते हैं कि दो बारिंग 2 ईयर्स 2015 एंड 2018 इट सीम्स टू बी ए वेरी गुड रिटर्न इफ वी कंसीडर द एनुअल रिटर्न। अब तीसरा रिटर्न जो है, बेसिस जो है, वो देखते हैं रोलिंग रिटर्न। यहाँ रोलिंग रिटर्न हमने पिछले 27 साल साढ़े 27 साल का लिया हुआ है, 3 ईयर्स के एवरेज रोलिंग पीरियड के बेसिस पे। और उस पीरियड में हम देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा यहाँ रोलिंग रिटर्न में 2 पोर्शंस होते हैं, रिटर्न स्टैटिस्टिक्स और रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। रिटर्न स्टैटिस्टिक्स में हमने यहाँ एवरेज, मीडियन और मैक्सिमम लिया हुआ है और इस फंड का, और इसको कंपेयर किया इसके बेंचमार्क यानी निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स से। तो हम देखते हैं कि इनका एवरेज जो है पिछले साढ़े 27 साल में 3 ईयर्स के एवरेज रोलिंग पर 19.06 है, जबकि निफ्टी 100 टीआरआई का उसी पीरियड में उसी प्रोविजंस के हिसाब से 16.12% थे। मीडियन इनका 15.11 है और निफ्टी टीआरआई का 13.49 है। मैक्सिमम इन्होंने दिया है 39.63% और निफ्टी टीआरआई ने दिया है 64.11%। अब यदि रिटर्न स्टैटिस्टिक्स को हम देखते हैं, हम देखते हैं तीनों पैरामीटर पे ये फंड निफ्टी 100 टीआरआई को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशंस की, जिसमें हमने परसेंटेज ऑफ टाइम्स डिफरेंट रिटर्न ब्रैकेट्स को लिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि मिनिमम रिटर्न जो इन्होंने दिया है ये -15.63 टाइम्स इन्होंने मिनिमम रिटर्न दिया है पिछले साढ़े 27 साल में, जबकि निफ्टी टीआरआई का केवल 6.92% टाइम्स ही इन्होंने मिनिमम दिया था, नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ था इन्होंने। तो यहां देखते हैं कि ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी टीआरआई को। यदि बात करें नंबर ऑफ टाइम्स इन्होंने मिनिमम कितना दिया, तो अब बात करते हैं जो नॉर्मल कोर्स में जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम नहीं सोचते हैं कि 12% से नीचे का रिटर्न मुझे मिले। सो हमने 12% से ऊपर के सारे ब्रैकेट्स को लिया हुआ है और यहां हम देखते हैं कि 12 से 15% में इस फंड ने केवल 9.69 टाइम्स ही रिटर्न दिया है, जबकि इनके एक्टिव ये जो निफ्टी 100 टीआरआई था जो इनके बेंचमार्क था, इन्होंने 17.48 का दिया हुआ है। 15 से 20% के बीच इस फंड ने 16.21% दिया हुआ है, जबकि निफ्टी टीआरआई ने 16.99% दिया है। लेकिन बात करें यदि मोर देन 20% की, तो इस फंड ने 34.20% मोर देन 20% का रिटर्न दिया है, जबकि इनके बेंचमार्क निफ्टी 100 टीआरआई ने ये केवल 24.06% का ही मोर देन 20% का रिटर्न दिया है। तो इस लिहाज से यदि हम देखते हैं कि पिछले 27-28 साल में जो इनका मोर देन 20% का जो रिटर्न था वो 34.2% टाइम्स इन्होंने मोर देन 20% का रिटर्न दिया था। और यदि हम एनुअल और दिस रोलिंग रिटर्न की बातें यदि करें, हम जैसे मैंने पहले बताया कि एनुअल रिटर्न में बारिंग 2 ईयर्स इट इज 2015 एंड 2018 इन्होंने सबसे कम दिया है 6.53% का। अदरवाइज इट्स ए वेरी गुड रिटर्न। ये लार्ज कैप का है बिकॉज इसमें जो संभावनाएं थी लॉस की, केवल एक बार लॉस दिया है इन्होंने 2015 में, अदरवाइज इन्होंने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और यदि रोलिंग रिटर्न की बातें करें, हालांकि जो इनका रिटर्न सक्सेस है वो थोड़ा सा इसके लिहाज बेंचमार्क के लिहाज से थोड़ा पुअर दिख रहा है, लेकिन हालांकि मैक्सिमम वाला जो है ये बेहतर है, लेकिन एवरेज और मीडियन जो है ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन परसेंटेज ऑफ टाइम्स की यदि रिटर्न की बातें करें तो मोर देन 20% जो दिया 34.20% में दिया है और अगेंस्ट द बेंचमार्क 24.06%। इट सीम्स टू बी ए वेरी गुड रिटर्न। अभी तक हमने इसके रिटर्न की बातें कर ली, बेसिक डिटेल्स की बातें कर ली। अब बात करेंगे इनके रिस्क पैरामीटर और पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो रिस्क पैरामीटर्स में हमने इनके 5 पैरामीटर्स लिए हुए हैं। इट इज पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा वैल्यू, अल्फा वैल्यू और शार्पे रेशियो। और हम देखते हैं कि इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर 17.14% है, जो इट सीम्स ये अच्छा पोर्टफोलियो टर्नओवर से अधिक एक्टिव नहीं है। ये केवल एक साल में 17.14 टाइम्स टोटल पोर्टफोलियो को ये चेंज कर सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, अल्फा और ये जितने 5 पैरामीटर्स हैं, इसके बारे में यदि आपको
जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि चाहते हैं कि इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक बर्ड्स आई व्यू बता दूं मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा जितना अधिक होगा उतना फंड खराब होगा, यानी जितना ये कम होगा उतना बेहतर होगा, और अल्फा और सार्वे जितना अधिक होगा वो उतना बेहतर होगा। पीटीओ भी जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। तो यहां देखते हैं कि पोर्टफोलियो टर्नओवर 17.14%, इट सीम्स टू बी वेरी गुड। स्टैंडर्ड डेविएशन 9.76, ये भी एक बेहतर स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका मतलब है कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उससे ये इतना वैरी कर सकता है। बीटा वैल्यू 0.92, चूंकि ये 1 से कम है, इसका मतलब यदि डाउनफॉल की स्थिति में निफ्टी 100 या लार्ज कैप स्टॉक जितना डाउन करेगा उसके कंपैरिजन में ये 0.92% ही ये फॉल करेगा। हालांकि ये बात भी सच है कि यदि लार्ज कैप स्टॉक यानी निफ्टी 100 यदि 1% अप जाता है तो ये स्कीम केवल 0.92% ही अप जाएगा। अल्फा 12.05%, इट्स वेरी गुड। मतलब इसमें इस फंड में ये सामर्थ्य है कि उसके बेंचमार्क से 12.05% ये अप जा सके। और शार्पे रेशियो 3.23%, मतलब शार्पे रेशियो मीन्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न 3.23%, ये भी एक अच्छा रेशियो है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो में हम देखते हैं कि लार्ज कैप जो है इट इज अराउंड 97% और 3% मिड कैप है। यदि हम टोटल स्टॉक्स की बातें देखें पूरे पोर्टफोलियो में तो टोटल स्टॉक्स जो हैं 46 स्टॉक्स हैं। और यदि बात करें टॉप 5 स्टॉक्स, टॉप 5 होल्डिंग्स की, तो हम देखते हैं टॉप 5 में आईसीआईसी, एचडीएफसी, रिलायंस, एनटीपीसी और एलएनटी। इसका मतलब यदि बातें करें तो आईसीआईसी का 27% है, एचडीएफसी का 20% है, एचडीएफसी का 21% है, रिलायंस का 20% है, एनटीपीसी का 16% है और एलएनटी का भी 16%। इसका मतलब सबसे अधिक जो इनका होल्डिंग है वो है आईसीआईसी में, फॉलोड बाय एचडीएफसी, उसके बाद 20% रिलायंस में और एनटीपीसी और एलएनटी में ये बराबर का है। अब यदि इसको कंक्लूड करना चाहें, जैसा कि मैंने पहले सवाल किया था, क्या इस फंड में लमसम करने इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम चैन की नींद सो सकते हैं, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए? जनाब, हमने कई पैरामीटर्स पे इसको एनालिसिस किया। बेसिक डिटेल में इसका नेगेटिव पॉइंट एक है 1.66% लार्ज कैप स्टॉक में टोटल एक्सपेंसेस रेशियो थोड़ा अधिक दिख रहा है, जिसका इंपैक्ट इनके रिटर्न पे पड़ेगा। नंबर 2, यदि सीएजीआर की बातें करें तो हम देखते हैं कि 27 साल से अधिक का सीएजीआर 18.32% है, इट्स वेरी गुड रिटर्न। और इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं कि 27 साल पहले यदि हम 10,000 रुपये लमसम में किए होते तो आज के दिन में वो अमाउंट 10,34,000 के आसपास हो गई होती। यदि बात करें हम एनुअल रिटर्न की, तो एनुअल रिटर्न में केवल 2 ही साल ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा खराब रिटर्न दिया है। उसमें से एक साल जो है नेगेटिव रिटर्न दिया है और दूसरी साल ये करीब फ्लैट 1% से नीचे का रिटर्न था। अदरवाइज बाकी पूरे 11 साल के बीच में ऑल 9 ईयर्स इन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। हालांकि 6.53% का भी रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन 47 का भी रिटर्न दिया हुआ है। सो इट सीम्स टू बी ए वेरी गुड रिटर्न। रोलिंग रिटर्न में मोर देन 20% का रिटर्न इनका 37.24 टाइम्स है, ये काफी अच्छा है। और रिस्क पोर्टफोलियो में भी हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो टर्नओवर, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, अल्फा और शार्पे रेशियो काफी अच्छा दिख रहा है। तो कीपिंग इन व्यू ऑल दीज पैरामीटर्स, हम ये कह सकते हैं कि इस फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आप चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं तो कोशिश करें कि उसको लमसम में ना इन्वेस्ट करें, बिकॉज लमसम में इन्वेस्ट करने के टाइम में एंट्री और एग्जिट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बेहतर है आप एसआईपी में जाएं और चैन की नींद सोएं। थैंक यू।